गरीब लकड़हारा की चतुर पत्नी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामू रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में जाता, लकड़ी काटता और शाम तक उन लकड़ियों को पास के कस्बे में बेचकर कुछ पैसे कमाता। उन्हीं पैसों से घर का चूल्हा जलता और बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती। लेकिन जंगल बहुत दूर था। कई बार उसे बारिश में भीगते हुए या धूप में तपते हुए जाना पड़ता। मेहनत तो वह बहुत करता, लेकिन उसके पास न जमीन थी, न जानवर, न कोई दूसरा सहारा। इसलिए परिवार अक्सर भूखा ही सो जाता। रामू को अपनी गरीबी की चिंता रहती, पर उसकी पत्नी सीता हमेशा उसे ढांढस बंधाती। रामू, तुम चिंता मत करो। मेहनत करने वाले का पेट कभी खाली नहीं रहता। भगवान सब देख रहा है। एक दिन हमारी हालत जरूर सुधरेगी। सीता बहुत ही चतुर और बुद्धिमान स्त्री थी। भले ही वह गरीब थी, परंतु उसकी सोच और समझदारी बड़ी गहरी थी। गांव की औरतें अक्सर उससे सलाह लेने आती, कोई झगड़े का मामला हो, कोई लेन देन का सवाल हो या कोई चालाक व्यापारी धोखा देने आए। सीता अपनी बुद्धि से सबका हल निकाल देती। पहला मोड़, व्यापारी का धोखा। एक दिन की बात है। कस्बे का एक लालची व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि यहाँ के लोग गरीब हैं और आसानी से छल सकते हैं। वह लकड़ी खरीदने लगा, लेकिन असली दाम से आधा ही देता। रामू भी अपनी लकड़ी लेकर पहुंचा। व्यापारी बोला, देखो भाई, इस लकड़ी में तो नमी है। इसका दाम ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। रामू भोला था। वह सोचने लगा कि कहीं लकड़ी वाकई खराब तो नहीं। तभी उसकी पत्नी सीता वहां आ पहुंची। उसने व्यापारी की आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोली, भैया, आप कहते हैं लकड़ी में नमी है तो ठीक है। आप इसे तौल लीजिए, लेकिन जब सूख जाएगी तो वजन कम हो जाएगा। तब आप हमें सूखे वजन का पूरा दाम देंगे ना? व्यापारी हक्का बक्का रह गया। अगर उसने मान लिया तो उसे बाद में ज्यादा पैसे देने पड़ते, और अगर इनकार करता तो उसकी चालाकी पकड़ी जाती। आखिरकार उसने घबराकर सही दाम चुका दिया। गांव के लोग सीता की समझदारी देखकर दंग रह गए। वे बोले, सचमुच ये औरत बड़ी चतुर है। अगर यह न होती तो व्यापारी हमें सबको ठग ले जाता। रामू ने भी गर्व से अपनी पत्नी की ओर देखा। दूसरा मोड़, गांव में अकाल। कुछ समय बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेतों में फसल न उगी, तालाब सूख गए, लोगों के पास खाने को कुछ न बचा। रामू ने कहा, सीता, अब लकड़ी भी बिकनी मुश्किल हो गई है। लोग पहले पेट की चिंता करेंगे, लकड़ी कौन खरीदेगा? हम क्या करेंगे? सीता ने थोड़ा सोचा और बोली, रामू, मैं एक उपाय सोचती हूँ। हम केवल लकड़ी बेचकर पेट नहीं भर सकते। हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। उसने घर के बाहर बैठकर बच्चों को खिलौने बनाने की तरकीब सिखाई। रामू लकड़ी काट कर लाता और सीता उस लकड़ी से छोटे छोटे खिलौने जैसे बैलगाड़ी, चिड़िया, पनघट, गुड़िया बनाती। फिर वे उन खिलौनों को कस्बे के हाट बाजार में बेचने लगे। यह नया काम लोगों को बहुत भाया। अमीर घरों के बच्चे लकड़ी के खिलौनों से खेलकर खुश हो जाते। धीरे धीरे सीता और रामू की आमदनी बढ़ने लगी। गांव वाले आश्चर्य करते। किसी ने सूखे में भी रोजी कमाने का तरीका खोज निकाला, तो वह है रामू की चतुर पत्नी। गांव में अकाल और सीता का उपाय। गांव में सूखा पड़ चुका था। खेत बंजर हो गए थे। चारों ओर निराशा छाई हुई थी। लोग भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। कई परिवार गांव छोड़कर शहर की ओर निकल गए। रामू हताश होकर बोला, सीता, अब क्या होगा? लोग भूख से मर रहे हैं। लकड़ी भी बिकना बंद हो गई है। सीता ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, रामू, घबराने से कुछ नहीं होगा। संकट का समय अक्ल से टाला जाता है। आओ, हम अपने खिलौनों को और भी आकर्षक बनाते हैं। रामू बोला, लेकिन सीता, लोग खिलौने खरीदेंगे कैसे? उनके पास तो रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। सीता मुस्कुराए और बोली, गांव वाले नहीं खरीदेंगे, लेकिन कस्बे और शहर के अमीर लोग अपने बच्चों के लिए खिलौने जरूर लेंगे। जो चीज़ गांव में नहीं बिकती, उसे हमें बाहर बेचना होगा। उसने रामू को कहा कि वह रोज कुछ खास तरह की लकड़ी लाए। वह उन्हें तराश कर सुंदर खिलौने और सजावटी सामान बनाने लगी। धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ी और कस्बे का हर व्यापारी उनसे सामान लेने आने लगा। गांव वालों की मदद। सीता ने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने घर तक ही सोचूंगी तो दूसरों का क्या होगा? अकाल से पूरा गांव दुखी है। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और बोली, बहनों,
हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। आओ हम सब मिलकर काम करें। कोई बांस की टोकरी बनाए, कोई रस्सी गूंथे, कोई गुड़िया बनाए। फिर हम सब मिलकर उन्हें बाजार में बेचेंगे। गांव की औरतों ने उसकी बात मानी। धीरे धीरे गांव में काम की हलचल शुरू हो गई। जब कस्बे के लोग आए तो उन्होंने देखा कि यह छोटा सा गांव हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों से भर गया है। उन्होंने खरीदना शुरू किया और गांव वालों को रोजी मिलने लगी। रामू ने गर्व से कहा, सीता, तुम सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की रक्षा करने वाली हो। तुम्हारी अक्ल से सबके घर का चूल्हा जल रहा है। तीसरा मोड़, राजा तक खबर पहुंचना। सीता की बुद्धिमानी और उसके काम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। यहाँ तक कि राजा के दरबार तक ये खबर पहुंची। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाकर पता करो वह कौन स्त्री है जिसने अकाल में भी अपने गांव को भूख से मरने नहीं दिया। ऐसी स्त्री को राज्य सम्मान मिलना चाहिए। मंत्री गांव पहुंचा। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। फिर वह सीता से बोला, राजा साहब ने आपको महल में बुलाया है। वे आपकी बुद्धिमानी को देखना चाहते हैं। सीता पहले तो डर गई। उसने कहा, मैं तो एक गरीब लकड़हारे की पत्नी हूँ, मैं महल कैसे जाऊंगी। लेकिन गांव वालों ने हौसला दिया। रामू ने भी कहा, सीता, ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका है। जाओ और राजा को अपनी बुद्धिमानी दिखाओ। चौथा मोड़, दरबार में चुनौती। अगले दिन सीता अपने साधारण कपड़ों में राजा के दरबार पहुंची। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी चतुराई के किस्से सुनने को मिले हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी पहेलियां हल कर ली तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। सीता ने विनम्र होकर उत्तर दिया, महाराज, मैं गरीब हूं लेकिन बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ खजाना है। आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। राजा ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितना खर्च करो उतनी ही बढ़ती जाती है। दरबारियों ने सोचा कि यह मुश्किल सवाल है, लेकिन सीता तुरंत बोली, महाराज, ज्ञान और दया ऐसी चीज़ें हैं जो खर्च करने से घटती नहीं बल्कि और बढ़ती हैं। राजा खुश होकर बोले, बहुत सही कहा। फिर राजा ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो गरीब और अमीर दोनों के पास बराबर होती है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, समय। समय गरीब और अमीर दोनों के लिए एक समान है। फर्क ये है कि अमीर उसे बर्बाद करते हैं और गरीब उसका सही उपयोग करते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने तीसरी चुनौती रखी, अगर मैं तुम्हें ये हुक्म दूं कि बिना पैर चले दरबार में आओ और बिना मुंह बोले जवाब दो तो तुम कैसे करोगी। सभी दरबारी हक्का बक्का रह गए, लेकिन सीता शांत रही। उसने अपनी साड़ी की किनारी से राजा को एक पत्र लिखा और अपने बेटे से कहलवाकर दरबार में भेजा। पत्र में लिखा था, महाराज, ये बिना मुंह बोले जवाब है और मेरा बेटा मेरे स्थान पर चलकर आया है। राजा ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, सचमुच तुम बहुत चतुर स्त्री हो। राजा की और कठिन चुनौतियां। राजा सीता की बुद्धिमानी से प्रभावित तो हुए, लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने कहा, सीता, अब मैं तुम्हें ऐसी परीक्षाएं दूंगा जो न केवल तुम्हारी अक्ल की कसौटी होंगी बल्कि तुम्हारी न्यायप्रियता की भी परीक्षा लेंगी। अगर तुम इन पर खरी उतरी तो तुम्हें राज्य माता की उपाधि दी जाएगी। सीता ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर पूरी निष्ठा से दूंगी। पहली चुनौती, 2 औरतें और बच्चा। दरबार में 2 औरतें आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपनी संतान बताने लगीं। एक बोली, महाराज, ये बच्चा मेरा है, इसे मैंने जन्म दिया है। दूसरी बोली, नहीं, यह मेरा बच्चा है, ये झूठ बोल रही है। दरबार में हंगामा मच गया। राजा उलझन में पड़ गए। वे बोले, सीता, तुम ही फैसला करो। सीता ने थोड़ी देर सोचा और बोली, ठीक है, अगर तुम दोनों कहती हो कि बच्चा तुम्हारा है तो मैं इसे 2 टुकड़ों में बांट दूंगी, आधा आधा ले जाना। पहली औरत ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन दूसरी औरत जोर से चीख पड़ी, नहीं महाराज, इसे मत काटिए। बच्चा इसका ही होगा, लेकिन इसे जीवित रहने दीजिए। मैं अपनी ममता की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं अपना अधिकार छोड़ देती हूँ। सीता ने तुरंत कहा, महाराज, यही बच्ची की असली माँ है। जिसने अपने हक से ज्यादा बच्चे की जान की परवाह की, वही सच्ची माँ हो सकती है। दरबार गूंज उठा। वाह, अद्भुत न्याय। राजा ने सीता को दंड की कुर्सी से उठाकर अपने पास सम्मान की आसंदी पर बैठा दिया। दूसरी चुनौती, स्वार्थी व्यापारी। एक दिन दरबार में 2 व्यापारी आए।
दोनों एक ही सोने का हार लेकर झगड़ रहे थे। पहला व्यापारी बोला, यह हार मेरा है। दूसरे ने इसे चोरी किया है। दूसरा बोला, नहीं, यह मेरा है। झूठा आरोप लगाया जा रहा है। राजा ने सीता की ओर देखा। सीता ने दोनों व्यापारियों से कहा, तुम दोनों इस हार को पानी में डालो। असली सोना कभी डूबता नहीं, वह तैरेगा। दोनों व्यापारी हैरान रह गए। उन्होंने हार पानी में डाला। हार तुरंत नीचे डूब गया। दोनों चुप हो गए। सीता ने राजा से कहा, महाराज, असली सोना पानी में डूबता है। लेकिन दोनों व्यापारी यह बात नहीं जानते थे। जिसने भी यह हार बनाया वही असली मालिक है। तभी एक सुनार सामने आया और बोला, महाराज, यह हार मैंने बनाया था और पहले व्यापारी को दिया था। यह उसका असली मालिक है। सारा दरबार फिर से सीता की बुद्धिमानी पर मुग्ध हो गया। तीसरी चुनौती, राज्य का संकट। इसी दौरान राज्य में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के जंगल से डाकुओं का एक बड़ा गिरोह गांव-गांव लूटपाट करने लगा। लोग डरे सहमे थे। सेना कई बार हार चुकी थी। राजा ने सीता से सलाह मांगी। सीता ने कहा, महाराज, डाकुओं को ताकत से नहीं, अक्ल से हराना होगा। उन्हें लोभ दिखाकर फंसाए। राजा ने पूछा, कैसे? सीता ने योजना समझाई। गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे सोने चांदी से भरा नकली संदूक रख दीजिए। जब डाकू उसे लेने आएंगे तो आपकी सेना चारों ओर से घेर ले। इस तरह उन्हें बिना खून खराबे के पकड़ा जा सकता है। राजा ने वैसा ही किया। योजना सफल हुई। सारे डाकू पकड़ लिए गए और राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा का सम्मान। राजा ने कहा, सीता, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल गांव बल्कि पूरे राज्य को बचा लिया है। अब से तुम केवल रामू की पत्नी नहीं बल्कि मेरे राज्य की राज्य माता कहलाओगी। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं, रेशमी वस्त्र और जमीन दी। लेकिन सीता ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे धन दौलत की लालसा नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे गांव के लोग कभी भूखे न सोएं। यदि आप सचमुच सम्मान देना चाहते हैं तो मेरे गांव के लिए एक कुआं खुदवाए, एक विद्यालय बनवाए और औरतों के लिए काम की व्यवस्था कीजिए। राजा उसकी बात सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गांव में कुआं भी खोदा जाए, विद्यालय भी बने और औरतों के लिए काम भी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। गांव में बदलाव। राजा के आदेश से गांव में कुआं खुद गया। अब औरतों को दूर दूर से पानी लाने की परेशानी नहीं रही। विद्यालय बनने से गांव के बच्चे पढ़ने लगे। धीरे धीरे शिक्षा की रोशनी गांव में फैलने लगी। सीता ने गांव की औरतों को इकट्ठा करके कहा, बहनों, अब समय आ गया है कि हम अपने गांव को गरीबी से बाहर निकालें। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हर घर से कोई न कोई काम सीखेगा। कोई बुनाई करेगा, कोई मिट्टी के बर्तन बनाएगा, कोई लकड़ी का सामान तराशेगा। गांव की औरतों ने सीता के नेतृत्व में काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में गांव की पहचान ही बदल गई। कस्बे के व्यापारी अब खुद गांव आने लगे और सामान खरीद कर ले जाने लगे। रामू ये सब देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, सीता, पहले मैं सोचता था कि मैं ही इस घर का सहारा हूँ, लेकिन आज समझा कि असली सहारा तुम हो। तुम्हारी चतुराई और हिम्मत ने सबका जीवन बदल दिया। सीता मुस्कुरा दी। रामू, घर तभी चलता है जब पति और पत्नी दोनों मिलकर संघर्ष करें। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। गांव की औरतों की आत्मनिर्भरता। सीता ने एक योजना बनाई। उसने गांव में एक स्त्री मंडल शुरू किया। सभी औरतें हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करतीं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को कर्ज देतीं। धीरे धीरे गांव की औरतें आत्मनिर्भर होने लगीं। वे अपने बच्चों को पढ़ाने लगीं, घर को सजाने लगीं और छोटे छोटे व्यवसाय करने लगीं। अब लोग गांव का उदाहरण दूर दूर तक देने लगे। कहते, देखो, ये वही गांव है जहां कभी लोग भूखे मरते थे। आज ये हस्तकला और मेहनत के लिए मशहूर है और इसका श्रेय जाता है उस गरीब लकड़हारे की चतुर पत्नी सीता को। राजा की फिर से परीक्षा। एक दिन राजा ने सीता को फिर दरबार में बुलाया। राजा बोले, सीता, तुम्हारी चतुराई ने मुझे कई बार प्रभावित किया है, लेकिन आखिरी बार मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर तुम इसे हल कर लो तो मैं तुम्हें अपने दरबार का स्थायी सलाहकार बना दूंगा। सीता ने शांत भाव से कहा, महाराज, कृपया अपनी परीक्षा बताइए। राजा ने कहा, मेरे सामने 3 थाल रखे हैं। एक में सोना है, एक में चांदी और एक में सिर्फ मिट्टी। तुम्हें बिना देखे बताना है कि कौन सा थाल सबसे मूल्यवान है। सभी दरबारी सोचने लगे, ये तो असंभव है। सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
महाराज, मेरे लिए सबसे मूल्यवान थाल वह है जिसमें मिट्टी है। सोना और चांदी सिर्फ धनी लोगों के लिए काम आते हैं, लेकिन मिट्टी तो अनमोल है क्योंकि उसी से अन्न उगता है, जीवन पलता है। अगर मिट्टी न हो तो न सोना काम आएगा न चांदी। राजा अवाक रह गए। उन्होंने खड़े होकर कहा, सीता, तुम सचमुच मेरे राज्य की सबसे बुद्धिमान स्त्री हो। तुम्हारी सोच केवल घर परिवार तक नहीं बल्कि पूरे समाज तक पहुंचती है। आज से तुम मेरे दरबार की सलाहकार हो। सुखद अंत। अब रामू और सीता का जीवन बदल गया। लेकिन सीता ने कभी अहंकार नहीं किया। उसने कहा, हम गरीब थे, भूखे थे, लेकिन हमने मेहनत और बुद्धिमानी से अपनी हालत बदली। अब हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरों की मदद करें। उसने अपने गांव को शिक्षा, मेहनत और एकता का आदर्श बना दिया। बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे, औरतें आत्मनिर्भर हो गईं और गांव समृद्ध हो गया। रामू गर्व से कहता, मैं भले ही एक साधारण लकड़हारा हूं, लेकिन मेरी पत्नी की चतुराई ने मुझे और पूरे गांव को अमीर बना दिया है। धन से नहीं, बल्कि बुद्धि और सम्मान से। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी और कठिनाई इंसान की किस्मत नहीं, बल्कि मेहनत और अक्ल से बदली जा सकती है। स्त्रियां केवल घर की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली भी होती हैं। असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि शिक्षा, एकता और परिश्रम में है। सीता की तरह अगर हर स्त्री अपनी बुद्धि और साहस का सही उपयोग करे तो न केवल उसका घर, बल्कि पूरा समाज खुशहाल हो सकता है।